Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter The Interview from your book Flamingo. In the previous lecture, we have almost completed our first part of the chapter. हमने last lecture में almost complete कर लिया था first part except the last 4 lines. Last 3 or 4 lines मैंने छोड़ दिया था deliberately, जानबूझकर छोड़ा था so that before commencing part 2, before starting part 2 को start करने से पहले I would like to discuss those 3 lines. Alright, so let's start. Almost everything of moment reaches us through one man asking question of another. Because of this, the interview holds a position of unprecedented power and influence. यहाँ इंटरव्यू के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन बोली गई है, या समझो कि इंटरव्यू का डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, और अंडर कोट भी है, वो उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर डाला गया है, यानी कि वो इंटरव्यू का एक तरीके से समझो डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या बोल रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, इस समय जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, या जो भी समय के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए उस समय के बारे में रीचेज अस थ्रू, वो हम लोग तक कैसे पहुंचता है। जब एक इंसान उसके बारे में सवाल करता है दूसरे से, ठीक है, सपोज किसी ने किसी चीज़ की खोज की, ठीक है, कोई नया इन्वेंशन किया, तो उसके बारे में वो उस समय वो जो चीज़ वहाँ चल रही है, इन्वेंशन किया, तो उसके बारे में वो बातें हमें कैसे मालूम चलेंगी। जब उसके बारे में कोई उनसे सवाल करेगा, वो पागल जैसा उसको लेकर के घूमते थोड़ी रहेंगे और अपने से बताते थोड़ी चलेंगे ये है नहीं। जब तक उससे उसके बारे में कोई पूछेगा नहीं, आपके हाथ में कोई बहुत विचित्र सी चीज़ है, स्ट्रेंज चीज़, तो आप सबको बताते तो नहीं चलोगे ना, ये है, नहीं। जब तक आपसे कोई सवाल नहीं करेगा आकर के कि वो क्या है, आप जवाब नहीं दोगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है उसके बारे में, उस मोमेंट के बारे में हम लोग तक बातें कैसे पहुंचती है, जब पहला इंसान क्या करता है, दूसरे इंसान से उस टॉपिक पे सवाल पूछता है और दूसरा इंसान उसको जवाब देता है, तो वो क्या होता है कि दूसरे या तीसरे लोगों तक पहुंचता जाता है, वो चीज़ें आगे बढ़ती जाती है। और ये इंटरव्यू इसी तरीके से काम करता है, वर्क करता है, यही होता है प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से, इंटरव्यू की वजह से, एक जन के क्वेश्चन पूछने और दूसरे जन के आंसर करने की वजह से, द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन। जो इंटरव्यूअर होता है, जो सवाल पूछने वाला होता है, उसका जो पोजिशन होता है, उसकी जो ताकत होती है, यानी कि उसका जो स्थान होता है, ठीक है, ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व होता है वो, मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसकी जो छवि होती है, उसका जो प्रभाव होता है, उसकी जो ताकत होती है, वो अभूतपूर्व होती है। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज एक इंटरव्यूअर है और दूसरा इंटरव्यूई है, ठीक है, यहाँ पे ये किसी इन्वेंशन को लेकर आया है, ठीक है, सपोज इसने बॉम्ब बनाया, कोई किसी तरीके का, मान लो, या चलो पानी से चलने वाला कार बनाया, बॉम्ब छोड़ दो, पानी से चलने वाली कार बनाई इसने, ठीक है। तो जो इंटरव्यूअर है उससे सवाल कर रहा है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में उठ के क्या खाते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, कितनी रोटी खाते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है, इसका इन्फ्लुएंस ना इंटरव्यू पे ज़्यादा है, ना इंटरव्यूई पे ज़्यादा है, ना ही ऑडियंस पे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, ये इसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। लेकिन यही अगर चाहे, ये जो इंटरव्यूअर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ऐसे सवाल करेगा कि ये यहाँ बैठे बैठे हो सकता है अपने इन्वेंशन का फॉर्मूला तक बताने पे मजबूर हो जाए। बात समझ में आई? तो इंटेरोगेट करने का एक तरीका होता है, तो इंटरव्यूअर का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इंटरव्यूई से जो चीज़ें पूछना चाहता है उसका जवाब, चाहे वो सीधी उंगली से निकाले व चाहे वो टेढ़ी उंगली से निकाले, ठीक है, टिट फॉर टैट और बाय हुक और बाय क्रुक, वो उसको निकाल लेगा, सवाल का जवाब वो निकाल लेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए इंटरव्यूअर का जो पोजीशन होता है वो अभूतपूर्व होता है, अनप्रेसिडेंटेड होता है, उसको
पूरे का पूरा इंटरव्यू जो होता है ना, वो इंटरव्यूअर खेलता है, ठीक है। वो जिस तरीके से चाहे वो इंटरव्यूई को नचा सकता है, उसका इतना इन्फ्लुएंस होता है, उसके पास इतना पावर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि दूसरे इंटरव्यू में जो इंटरव्यू अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो इंटरव्यू है एक बहुत फेमस राइटर का, जिनका नाम है उम्बर्टो इको, ठीक है, उम्बर्टो इको। और ये इंटरव्यूई हैं, ये इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। और इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका नाम है मुकुंद, ठीक है। मुकुंद कौन है? इंटरव्यूअर, यानी मुकुंद सवाल पूछेंगे और उम्बर्टो इको जवाब देंगे, ठीक है। इंटरव्यूई और ये हैं इंटरव्यूअर, ठीक है। So let's start part 2 of the chapter. I am a professor who writes novels on Sundays. Umberto Eco. Umberto Eco कहते हैं मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं नॉवेल्स लिखता हूँ कब? संडेज़ को। संडे को खाली समय होता होगा उनके पास, इसीलिए वो अपने खाली समय में नॉवेल्स लिखते हैं, क्योंकि बाकी दिन तो उनको पढ़ाना होता है, वो प्रोफेसर हैं तो उनको समय नहीं मिलता होगा, इसीलिए वो संडेज़ को नॉवेल्स लिखते हैं। इसीलिए वो यहाँ पे एज अ फेमस राइटर आए हैं, ठीक है। उनका एज अ प्रोफेसर इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, उनका एज अ राइटर इंटरव्यू लिया जा रहा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो एको। ये जो पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक एक्सर्प्ट है, ये एक छोटा सा टुकड़ा है। एक्सर्प्ट वर्ड आई गेस हमने बहुत बार यूज़ कर लिया, तो आपको याद होगा कि ये एक छोटा सा हिस्सा है। एक्सट्रैक्ट और एक्सर्प्ट दोनों सेम होता है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है, पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन कौन है? ये द हिंदू के लिए काम करते थे। द हिंदू बहुत फेमस न्यूज़पेपर का नाम है, पब्लिकेशन कंपनी, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, है ना। तो द हिंदू के लिए काम किया करते थे, जिनका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। और उम्बर्टो एको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar of his ideas in semiotics. और उम्बर्टो एको जो है वो है कौन? प्रोफेसर हैं। इटली में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बोलोग्ना, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। और इनका इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये एक बहुत ही, इन्होंने एक दुर्जय, भयंकर, ठीक है, फॉर्मिडेबल, मतलब जो पोजीशन कोई दूसरा नहीं ले सकता है, जिसको जीतना, जिसको हासिल करना बहुत मुश्किल हो, दुर्जय, ठीक है। तो वैसा एक पोजीशन हासिल कर लिया, एक रेपुटेशन बना लिया है अपना एज अ स्कॉलर ऑफ हिज आइडियाज़ ऑन सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स क्या होता है? ये जो पढ़ाई कर रहे थे, जिस पे रिसर्च कर रहे थे, जिसके स्कॉलर थे, वो था स्टडी ऑफ साइंस। साइंस मतलब चिन्ह, सिंबल्स और साइन का स्टडी करना। जैसे बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स होते हैं ना, आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते होंगे, न्यूटन और ओम और ये सारा जो सिंबल्स एंड साइंस होता है, और भी बहुत सारे सिंबल्स एंड साइंस होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं। जैसे ये खुद ओम जो ये एक वर्ड नहीं है, ये सिंबल है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे दुनिया में ऐसे साइंस एंड सिंबल्स हैं, तो उसका क्या मतलब होता है और उस पर पर्टिकुलर स्टडी की जाती है, तो उसको सेमियोटिक्स बोला जाता है, स्टडी ऑफ साइंस, सेमियोटिक्स। जैसे मैथ्स में जो वर्ड होता है एक पाई, है ना, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट में होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग साइन और अलग अलग सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रैफिक के लिए या फिर कहीं पे रोड पे नो पार्किंग है, तो वहाँ पे ऐसे सर्कल होगा, बीच में पी लिखा होगा और ऐसे क्रॉस किया हुआ रहेगा, है ना, तो वहाँ पे उसका मतलब नो पार्किंग।
उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे साइंस एंड सिम्बल्स को जो स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं, डेंजर का साइन होता है, एक स्कल बना होता है वहाँ पे, तो डेंजर साइन है वो, तो वैसे ही, ठीक है ना, जिसको सेमियोटिक्स बोला जाता है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतने के लिए, सिर्फ स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स के लिए इन्होंने अपना पोजीशन नहीं बनाया था, रेपुटेशन नहीं बनाया था, और भी चीज़ें थी। वो क्या थी? लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है साहित्य व्याख्या। कुछ भी लिखते पढ़ते थे तो उसमें जो उन्होंने उनकी जो लिखाई थी, उनका जो व्याख्या था वो बहुत अच्छा था, उसकी वजह से भी उनका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन था। और एंड मिडिएवल एस्थेटिक्स, और जो मध्यकालीन यानी कि अलग अलग पीरियड थे ना, जैसे एंशिएंट, मिडिएवल, फिर मॉडर्न, तो मिडिएवल टाइम पे जो जितने भी एस्थेटिक्स, जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें थी, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र, इस पे इन्होंने रिसर्च किया था। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, ये सब चीज़ें कर लेने के बाद, ये सब चीज़ों पे अपने पारंगत हो जाने के बाद, ये सब चीज़ों पे बोलते हैं ना, अपनी विजय हासिल कर लेने के बाद ये राइटिंग की तरफ मुड़ गए। तब इनको मन किया कि अब लिखते हैं, नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो ये मुड़ गए, इनका इंटरेस्ट घूम गया। लिटरेरी फिक्शन, academic texts, essays, children books, newspapers, articles, his written output is staggeringly large and wide ranging। और जब इन्होंने लिखना शुरू किया, पहले तो ये स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे, जब रिसर्च शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ों पे स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स, ठीक है, सेमियोटिक्स किया, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या, फिर मेडिएवल एस्थेटिक्स, मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब इनका मन से नहीं भरा तो ये लिखावट की तरफ मुड़े कि अब चलो कुछ लिखा जाए, तो ये नॉवेल्स लिखने लगे। ये नॉवेल तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने क्या क्या लिखा? सबसे पहले लिटरेरी फिक्शन लिखा। लिटरेरी फिक्शन यानी कि साहित्य के बारे में कुछ ऐसी काल्पनिक चीज़ें, कहानियाँ वहानियाँ लिखी। साहित्यिक कल्पना, जैसे काल्पनिक चीज़ें हो गई, मतलब स्टोरीज़, नॉवेल्स, जिसमें फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन बेस्ड जो चीज़ होती है, ठीक है, तो वैसे वाली। फिर इन्होंने अकेडमिक टेक्स्ट भी लिखी। अकेडमिक टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे सपोज़ कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर पे पूरा जितना नोट्स होता है वो बनाना, एक एक पॉइंट, एक एक उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करना, उस पर एग्जाम्पल्स देना वगैरह वगैरह, तो उसको अकेडमिक टेक्स्ट बोलते हैं। जिस तरीके से आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते हो किसी चैप्टर को लेकर के, तो ये उसी तरीके से किसी टॉपिक पे अकेडमिक टेक्स्ट बनाते थे जिसको बच्चे पढ़ते थे। फिर होता था एसेज, इनका वहाँ तक भी मन नहीं भरा, फिर ये एसे लिखते थे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते थे जो मतलब उन दिनों पॉलिटिकल टॉपिक या कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गए, या उन दिनों जो फेमस टॉपिक्स होते थे, जो प्रचलन में जो टॉपिक्स रहते थे प्रचलित, उस पे लिखते थे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे एसेज, निबंध लिखते थे। और वहाँ तक भी नहीं, चिल्ड्रंस बुक भी लिखते थे, बच्चों की किताबें भी लिखते थे, क्योंकि देखो ये लिटरेरी फिक्शन लिखते थे जिसमें काल्पनिक चीज़ें होती थी, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी किताबें लिखने का इनमें गुण था, लिख सकते थे। फेरी वर्ल्ड, आइस एज, और बच्चों की जो दुनिया होती है, सुपरमैन, बैटमैन, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो इनका जो, और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लिखते थे, न्यूज़पेपर के लिए भी ये लिखा करते थे, क्योंकि ये खुद भी तो द हिंदू में थे, वो तो मुकुंद पद्मनाभन थे, तो ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखा करते थे, न्यूज़पेपर के लिए भी लिखते थे, ठीक है। तो इनका जो लिखने का जो आउटपुट था वो इतना वाइड रेंजिंग था, मतलब इतनी कैटेगरीज लिखते थे ये, इतना वैरायटी था इसमें कि वो स्टैगरिंग था। स्टैगरिंग मतलब इंसान लड़खड़ा जाए, है ना, पढ़ते पढ़ते, उनके बारे में जानते जानते कि वो आखिर कुछ ऐसा बचा है जो तुम छोड़े हो, कुछ ऐसा है जो तुमने नहीं किया है। इतना सारा टैलेंट, इतना गुण, इतना समय, या इतना सब कुछ एक साथ कैसे कर लेते हैं आप, ठीक है। तो वो स्टैगरिंग था, बहुत स्टैगरिंगली, मतलब लड़खड़ाने वाला, ठीक है, स्टैगरिंगली, लड़खड़ाते हुए, ठीक है, सब संभाल लिया है इन्होंने। नाउ in 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. अब
जा करके हम लोग को समझ में आया कि आखिर ये इंटरव्यू देने पहुँचे क्यों हैं। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी जब 1980 आया 1980, तब इन्होंने इंटेलेक्चुअल का जो स्टारडम होता है, मतलब स्टारडम का मतलब होता है शानो शौकत, एकदम जो हाईएस्ट ओहदा, ठीक है, जो फेमस होने का जो एकदम टॉप पीक होता है ना, वहाँ पे पहुँच चुके थे ये, ठीक है। इनके पास सब कुछ था, सब कुछ हासिल कर लिया था, सुपर स्टारडम हासिल कर लिया था इन्होंने इंटेलेक्चुअल का, इंटेलेक्चुअल यानी पढ़ने लिखने और दिमाग से रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ तक ये पहुँच चुके थे और इन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज़, ठीक है, द नेम ऑफ द रोज़। जब वो पब्लिश हुई ये किताब द नेम ऑफ द रोज़, तो इसके 10 मिलियन कॉपीज़ बिक चुके थे, ठीक है, 10 मिलियन कॉपीज़ बिक चुके थे और इसी वजह से ये बेस्ट सेलर या बहुत फेमस नॉवेलिस्ट बन चुके थे। और यही कारण था कि इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया होगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको एक ऐसी नॉवेल लिखनी पड़ी जिसका 10 मिलियन कॉपीज़ बिका, तब जाके ये बहुत फेमस हुए और फाइनली ये इंटरव्यू दे रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप बहुत फेमस हो जाते हो तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये 10 मिलियन कॉपीज़ जिन्होंने ख़रीदा होगा उन्होंने किताब पढ़ा होगा, तो उनके दिमाग में ज़रूर ये जानने की इच्छा हुई होगी कि जो राइटर है इसका वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है और क्या किताबें उसने लिखी है वगैरह वगैरह। तो उनके फैंस, जो 10 मिलियन फैंस होंगे जिन्होंने किताब खरीदी होगी, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानना चाहते होंगे। तो इंटरव्यू से अच्छा और क्या ज़रिया हो सकता था 10 मिलियंस ऑडियंस को अप्रोच करने का, क्योंकि उस 10 मिलियन ऑडियंस को ये तो पता लगेगा ना कि उम्बर्टो एको इंटरव्यू देने वाले हैं, है ना। तो वो 10 मिलियन लोग जो इंटरव्यू सुनेंगे उससे क्या होगा, चैनल का फ़ायदा होगा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा, जिस चैनल के थ्रू ले रहा होगा उस चैनल का तो बहुत फ़ायदा होगा। तो देखो ये कितना आसान ज़रिया था लोगों तक अपनी बात को पहुंचा भी देने का और अपने रेटिंग्स को भी हाई कर लेने का, पैसे भी कमा लेने का, फेमस भी हो जाने का और एक बात को लाखों लोगों तक कन्वे कर देने का, है ना। तो ये इंटरव्यू का क्या होता है, फ़ायदे होते हैं, ये सारे प्रोज होता है ये सब, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इंटरव्यू पे। मुकुंद, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. मुकुंद पद्मनाभन और उम्बर्टो एको इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। मुकुंद सवाल पूछते हैं उम्बर्टो से और पहला सवाल ये है कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं और एकेडमिक हैं जिनका नाम है डेविड लॉज, उनका नाम है डेविड लॉज, मतलब वो किसी और के सवाल को उठा करके सवाल कर रहे हैं कि वो उनका ऐसा मानना है कि एक इंसान, मुझे समझ नहीं आता, आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता कि एक इंसान इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। जैसे वो ये सवाल मुकुंद पद्मनाभन नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाते हैं, वो ऐसे सवाल कर रहे हैं कि डेविड लॉज आपके बारे में बोलते हैं कि आप एक इंसान होकर के इतनी सारी चीज़ें आखिर कैसे कर लेते हैं, ये डेविड लॉज का कहना है। तो अब आप बताइए कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हैं, कैसे संभाल लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि वो इतनी सारी चीज़ें लिखते थे, इतनी सारी चीज़ें करते थे, है ना, पढ़ाई भी की, प्रोफेसर भी बने, नॉवेल भी लिखे, चिल्ड्रन बुक भी लिखे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लिख लिया। तो इतने सारे कैटेगरीज़ में कोई इंसान कैसे टैलेंटेड हो सकता है, ठीक है। तो डेविड लॉज एक दूसरे आदमी हैं जिनका ये सवाल है और उन्हीं के सवाल से शुरुआत की है मुकुंद ने अपनी इंटरव्यू की, ठीक है। और अब उम्बर्टो एको उसका जवाब देंगे। उम्बर्टो एको बोलते हैं, Maybe I give the impression of doing many things, but in the end, I am convinced I am always doing the same thing. तो उम्बर्टो एको बहुत एक सुलझा हुआ जवाब देते हैं, बोलते हैं कि हो सकता है कि मैं ऐसा इम्प्रेशन देता हूँ, लोगों को ऐसा लग जाता है मेरे बारे में कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, ये मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि मैं हर दिन सेम चीज़ करता हूँ, मैं एक ही चीज़ हमेशा करता जाता हूँ।
मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ या कैसे कर पाता हूँ। मुझे तो पता है कि मैं बस एक ही चीज़ करता हूँ, हमेशा सेम थिंग करता हूँ। इन दी एंड, अंत में, आई एम कन्विंस्ड, मुझे पूरा भरोसा है कि आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं हमेशा एक ही चीज़ करता हूँ। अब दूसरों को क्यों लगता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, मैंने ऐसा इंप्रेशन बना करके रखा है मे बी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बस अपनी चीज़ों को दोहराता हूँ। ठीक है, तो देखो कितना डिप्लोमेटिक आंसर दिया उन्होंने, है ना। अपना सीक्रेट भी नहीं खोला कि वो कैसे कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, है ना, और जवाब भी दे दिया इतने अच्छे से। तो इसको बोलते हैं टैलेंट होना, है ना, कि बिना दूसरे को हर्ट किए और अपनी बात भी रख देना। ठीक है, मुकुंद, विच इज़, अभी मुकुंद रुके नहीं क्योंकि उनको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे तो सवाल था कि तुम कैसे कर लेते हो, कोई तो सीक्रेट होगा कितनी सारी चीज़ें कर कैसे लेते हो, और उम्बर्टो ने जवाब तो दिया नहीं है, उन्होंने बस बोल दिया हम तो सेम ही चीज़ करते रहते हैं। तो अब मुकुंद फिर से सवाल करते हैं, सेम चीज़ जैसे कि क्या, विच इज़, क्या है वो सेम चीज़ जो आप रोज़ करते हैं वो क्या है, ज़रा बताइए। उम्बर्टो एको, now that is more difficult to explain. I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. उम्बर्टो एको कहते हैं कि अब आपने मुझे समस्या में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। चलो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। मेरे कुछ फिलॉसफिकल इंटरेस्ट हैं, कुछ फिलॉसफीज़ हैं मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं मानता हूँ। फिलॉसफिकल इंटरेस्ट यानी कि दार्शनिक शौक। ठीक है, दार्शनिक शौक का मतलब जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका लाइफ में एक मोटो होता है, या वो ना एक लाइन को बहुत ज़्यादा डीपली बिलीव करते हैं उसमें और उसको फॉलो करते हैं हमेशा। जैसे ज़्यादा ये नहीं, लेकिन सिंपल सा एक किसी का है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, जल्दी उठो जल्दी सो और तुम फलते फूलते रहोगे। ठीक है, या एक इंसान जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है वो ज़िंदगी में हेल्दी भी रहता है वेल्दी भी रहता है। ठीक है, तो ये कुछ लोग, ये बस एक कहावत नहीं है, इसको बहुत लोग फिलोसफिकली फॉलो भी करते हैं। मतलब समय से तुम उठते हो, समय से तुम सोते हो, यानी तुम स्वस्थ रहते हो, और तुम स्वस्थ रहते हो तो तुम बाकी सब चीज़ करने के काबिल होते हो, तो ऑब्वियसली तुम वेल्दी भी होगे, तुम्हारे पास पैसे भी होंगे, तुम फेमस, मतलब तुम अच्छे से काम कर पाओगे, तो तुम एफिशिएंटली काम करोगे, तो तुम अपने काम में सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तो ये एक सिर्फ कहावत नहीं है, इसको लोग बिलीव करते हैं, तो एक फिलोसफिकल थॉट है। उसी तरीके से इनके भी क्या है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट है ज़िंदगी में कुछ, और जिसको वो फॉलो करते हैं, आई परसू देम, उसको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उनके जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं, उनके जो भी दार्शनिक शौक हैं, उसको वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, उसको फॉलो भी करते हैं ज़िंदगी में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, मतलब मेरे पास आकर के चुगली उगली मत करो, दूसरा क्या बोलता है मुझे मत बताओ, खुद जियो तुम और मुझे भी जीने दो भैया, दूसरे की ज़िंदगी में कम इंटरेस्ट लो। तो ये भी एक फिलोसफिकल थॉट है। आप जितना दूसरे की ज़िंदगी में कम इंटरेस्ट लोगे, उतने आपकी ज़िंदगी में कम झमेले होंगे, और आप मेंटली आप पीसफुली रह पाओगे, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी फिलोसफी है, और जो इसको फॉलो करते हैं वो सच में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे सिर्फ कहने की बातें नहीं, ये सारी फिलोसफीज़ हैं, ये फिलोसफिकल इंटरेस्ट है जिसको लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट उम्बर्टो एको की ज़िंदगी में भी थे, जिसको वो फॉलो करते थे, परसू करते थे, फॉलो करते थे थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। और वो अपने एकेडमिक वर्क यानी जो पढ़ाई लिखाई जो चीज़ें वो करते हैं, और नॉवेल्स के थ्रू उसको क्या करते हैं, फॉलो करते जाते हैं। Even my books of children are more about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical, philosophical interest. वो कहते हैं कि यहाँ तक कि जो किताबें मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ, उसमें भी तुम देखोगे कि नॉन वायलेंस होता है, उसमें कोई भी हिंसा नहीं होती है, और बहुत शांति वाला मैसेज होता है उसमें। ठीक है, नैतिक एथिकल होता है वो,
ठीक है। बंच ऑफ एथिकल मैसेज होता है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट होता है, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों के लिए और क्या किताबें लिखेंगे? तो जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट जिसको वो ज़िंदगी में मानते हैं उन्हीं पर वो किताबें लिखते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और अपने वर्क के थ्रू लोगों तक वो बातों को पहुँचाते हैं। वो जिस चीज़ को वो खुद मानते हैं उसी को वो अपने लिखावट के थ्रू क्या करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो ये आंसर किसने दिया? उम्बर्टो एको ने दिया कि और यही वो सेम चीज़ है, यही जो चीज़ है वो जो रोज़ दोहराते हैं, ठीक है। तो देखो उन्होंने नहीं बता के भी अपनी बात को कितने अच्छे से बता दिया, ठीक है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और मेरा एक सीक्रेट भी है, ठीक है। वो सीक्रेट क्या है? डिड यू नो what will happen if you eliminate the empty space from the universe? Eliminate the empty space in all the atoms. और वो बोलते हैं कि और मेरा एक सीक्रेट भी है। क्या सीक्रेट है भाई? कि वो सवाल करते हैं मुकुंद से, क्या आपको पता है कि दुनिया में जितना भी खाली जगह है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी खाली स्पेस है, जैसे दो एटम्स के बीच में स्पेस होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस होता है और एटमिक स्पेस होता है, तो उसको क्या किया जाए? भर दिया जाए, वो स्पेस रहे ही ना। जैसे आपने पढ़ा होगा लिक्विड गैस और सॉलिड का जब प्रॉपर्टीज़, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड का मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते हैं लेकिन टाइटली पैक्ड भी नहीं होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। लेकिन गैस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक। तो उसी स्पेस की बात कर रहे हैं कि अगर जो दुनिया में पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी एलिमिनेटेड स्पेस है, जो भी खाली जगह है ना, तो उस स्पेस को क्या किया जाए, जो भी एम्प्टी स्पेस है, जो भी खाली स्पेस है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो एंड एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, और जितने एटम हैं, जितने भी छोटे छोटे एटम्स हैं, उसका भी स्पेस को ख़त्म कर दिया जाए, उसका भी जो एम्प्टी स्पेस है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। मतलब खाली जगह कहीं रहे ही ना। अगर मेरे दोनों हाथों के बीच में जो जगह है वो रहे ही ना, वो स्पेस ही ना रहे, ठीक है, तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फीस्ट। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, वो सिर्फ इतना सिमट के रह जाएगा, सिर्फ मेरी मुट्ठी के जितना। फिस्ट का मतलब होता है मेरी मुट्ठी के जितना बन के रह जाएगा। उन्होंने यहाँ पे एक बात कही है जो कि मेटाफर है, जो समझाना कुछ और चाह रहा है आपको। इस बात को ध्यान से समझो। वो एक सवाल करते हैं कि क्या आपको पता है मुकुंद कि पूरे ब्रह्मांड में जितना भी खाली जगह है, जो दो चीज़ों के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, ये और ये हाथ के बीच में ये जो स्पेस नज़र आ रहा है, ये स्पेस को एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, रहे ही ना वो स्पेस, तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना वो मेरी मुट्ठी के जितना हो जाएगा। इतना ही वो ब्रह्मांड पूरा इतने में सिमट जाएगा, ठीक है। स्पेस नहीं रहे तो, सब चीज़ का स्पेस नहीं रहे तो, इसको ध्यान से समझना। Similarly, if we have a lot of empty space in our lives, I can call interstice interstices. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी इतने खाली स्पेस हैं, इतनी खाली जगह है, इतना खाली समय है, जिसको उम्बर्टो एको कहते हैं इंटरटाइसेस, अंतराल, ठीक है। अंतराल यानी कि आज जो हम काम कर रहे हैं और कल जो काम करेंगे उसके बीच में इतना अंतराल है, 1 साल का अंतराल। वो फिर जो स्पेस है, ये जो स्पेसेस की बात वो कर रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी में भी जो खाली समय है, जो स्पेस है, ठीक है, ये उस अंतराल, इंटरस्टाइस नाम दिया इन्होंने, और उसकी बात कर रहे हैं। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, दिस इज़ एन इंटरस्टाइस, एन एम्प्टी स्पेस। अब वो एक एग्जाम्पल देते, क्योंकि ये बात आपके भी पल्ले नहीं पड़ रही होगी, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी, और मुकुंद के भी पल्ले नहीं पड़ी कि वो आखिर बोलना क्या चाहते हैं।
तो वो बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो खाली समय है, जो खाली स्पेस है, उसको मैं बोलता हूँ इंटरस्टाइस। ठीक है, तो भाई कहना क्या चाहते हो? तो कहना वो ये चाहते हैं, वो एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि सपोज़ कि तुम मेरे घर आते हो और तुम एलिवेटर में चढ़ते हो, यानी कि तुम लिफ्ट में चढ़ते हो, ठीक, और मैं तुम्हारा ऊपर खड़े इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम आने वाले हो। ठीक है, तो तुम जब आने वाले हो, तुम ऊपर आ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, दिस इज़ एन इंटरस्टाइस। ये एक इंटरस्टाइस है, क्योंकि तुम नीचे खड़े हो, मैं ऊपर खड़ा हूँ, और तुम जब तक ऊपर आओगे तो वो जो अंतराल है, उस बीच का जो समय है, वो इंटरस्टाइस है, या वो एक खाली स्पेस है। उस बीच में मैं क्या करूँगा? मैं खड़े होकर के तुम्हारा इंतज़ार कर रहूँगा, कब आएगा, अब ऊपर आ जाना चाहिए, अब आएगा, 5 मिनट और, 5 मिनट और, 2 मिनट और। तो ये समय है, ये जो इंटरस्टाइस है उसकी बात कर रहे हैं, एम्प्टी स्पेस की बात। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। तो उनका ये सीक्रेट है कि वो इस जो खाली समय है ना, जिस समय वो वेट कर रहे थे, या मैं और आप वेट करके उसको बिता देंगे, वो उस इंटरस्टाइस में भी काम करते हैं। आई वर्क ऑन एम्प्टी स्पेसेस। वो उस खाली समय में भी काम करते हैं। यही उनका सीक्रेट है कि ये जो अंतराल है ना, जिसको हम लोग इंतज़ार में बिता देते हैं, या इसी तरीके से आज खाना खाए तो कल ही, आज इतना लिखे तो कल ही लिखेंगे, आज खाना खाएं तो कल ही उस समय पे खाएंगे, तो वो जो अंतराल है ना, तो वो जो समय है उसके बीच का जो इंटरस्टाइस है ना, उसके बीच में वो काम करते हैं, उसको वो वेस्ट नहीं करते हैं। यही उनका सीक्रेट है। वाइल वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के दौरान, योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, उस फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर आने तक का जो समय है, जब मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे एलिवेटर के ऊपर आने का, उस दौरान आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, उतने देर में मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँगा। तो यही मेरा सीक्रेट है कि मैं टाइम को, मैं समय को बर्बाद नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं एम्प्टी स्पेस जो है वो इंटरस्टाइस है, उसको मैं बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं उसमें भी काम करता हूँ। और वो हंस देते हैं इस बात से। अपना सीक्रेट भी बता दिया और इतने अच्छे से क्या किया, अपने आप को ये भी आंसर भी दे दिया कि इतने सारे कामों को वो एक साथ कैसे हैंडल कर लेते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द introduction of the interview, and we will continue this in the next lecture. Thank you.